खोए हुए बुद्ध की खोज की कहानी, साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी की जुबानी, भाग 7 में पार्ट 7 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में विहारों के जलाए जाने पर विमर्श होते रहे हैं, मगर स्तूपों को मिट्टी से ढकवाए जाने का विमर्श शेष है। मतलब जो विहारों को जलाए गए हैं उस मुद्दे पर बातचीत होती रही है, मगर स्तूपों को ढकवाए जाने, छुपाए जाने के मुद्दे पर बात होना बाकी है। कैमूर की पहाड़ी पर बनी गौतम बुद्ध की यह पेंटिंग अनूठी है। मतलब ये बहुत सुंदर है, अच्छी है। पहले पेंटिंग को पानी से तर कीजिए, मतलब गीला कीजिए, फिर कोई 20 मिनट इंतज़ार कीजिए, मतलब 20 मिनट इंतज़ार करना है उसको भिगोने के बाद, तब यह पेंटिंग उभरती है। मतलब उसकी जो सुंदरता है, उसमें जो गंदगी है वो साफ़ हो जाती है, फिर सुंदरता जो है वो झलकती है, दिखती है। मगर जितनी खूबसूरत यह पेंटिंग है उतना ही खराब उस गांव के नाम का है, घुरहुपुर। पता नहीं सभ्यता के किस मुकाम यह नाम पड़ा होगा। मुख्य धारा के सभी इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त राजा कुमार गुप्त ने की थी, जबकि सभी जानते हैं कि नागार्जुन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। और जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे तब कुमार गुप्त के दादा भी पैदा नहीं हुए थे। ये बहुत अच्छी नोट करने वाली बात है। गुप्त राजा से नालंदा को जोड़ा जा रहा है। यहाँ भी इतिहास का घपला हो रहा है। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है आप लोग। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त से जोड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सबको पता है कि नागार्जुन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे और पढ़ाते भी थे। पहला शैल चित्र भारत के जिला चंदौली स्थित घुरहुपुर का है और मिलता है। दूसरा शैल चित्र पाकिस्तान के जिला गिलगित स्थित चिलास का मिलता है। एक अजीब सी समानता है बुद्ध को लेकर, दोनों देशों का सिर्फ एक है। बिहार के लखीसराय में लाली पहाड़ी की खुदाई में बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं बौद्ध अवशेष। बुद्ध की मूर्तियां, साधना केंद्र के इंटर कनेक्टेड कक्षाएं, दीपक, वोटिव मुहरें, वोटिव स्तूप अनेक। ऐसे ही नाम नहीं है बिहार का, चप्पे चप्पे पर है बौद्ध विहार। रविवार था, कुर्कीहार जाने की इच्छा हुई और वहां गया। यह दरअसल बौद्ध गया से राजगीर के रास्ते का महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र है। कुर्कीहार की पहली जानकारी 1847 में मेजर किट्टो को मिली। वे 3 दिनों तक वहां रुके और 10 गाड़ी बौद्ध मूर्तियां लेकर गए। कुछ मूर्तियां नेशनल म्यूजियम कोलकाता एवं कई विदेशी म्यूजियम में रखी गई हैं। ये नोट करने वाली बात है। ये तमाम मूर्तियां कुर्कीहार गांव के गढ़ जैसे एक टीले में मिलती हैं। अब वहां कितनी मूर्तियां रही होगी आप सोच सकते हैं। 10 गाड़ी वो लेकर गए, उसको विदेशी म्यूजियम में रखा गया है और बाकी जो बचा वो सब नेशनल म्यूजियम कोलकाता में है। कनिंघम ने 1861 और 62 और फिर 89-80 में कुर्कीहार की यात्रा की। उन्होंने टीले की ऊंचाई 25 फुट और विस्तार 600 वर्ग फुट बताया है। 1930 में वहां के एक स्थानीय जमींदार राय हरि प्रसाद ने इस टीले के कुछ अंशों की खुदाई कराई थी। 226 मूर्तियां मिली थीं, जिसमें 80 मूर्तियां अष्टधातु की थीं। फिलहाल वे सभी मूर्तियां पटना के संग्रहालय में सुरक्षित है। गांव घूमते समय गली में कुएं पर, दीवार पर, दरवाजों के बाहर अनेक बौद्ध अवशेष दिखाई पड़े। कुर्कीहार के देवी स्थान में अनेक बौद्ध मूर्तियां सिंदूर और तेल से पुती हुई दिखाई पड़ी। अब देखिए, वहाँ का जो मूर्ति है, गौतम बुद्ध की जो मूर्ति मिली है, उसमें भी सिंदूर और कलर से उसको पोत दिया गया है और उसको देवी देवता बना दिया गया है। अब समझ सकते हैं कि उसको कैसे देवी और देवता में बुद्ध की मूर्तियों को परिवर्तन किया गया है। अब इस बात से समझ सकते हैं, दिखाई पड़ती है। कुर्कीहार कोई बिहार ही था। शेष खुदाई के इंतजार में और अंततोगत्वा बिहार स्थित लखीसराय के जयनगर लाली पहाड़ी की खुदाई शुरू हो गई। ताबड़तोड़ बुद्ध की प्रतिमाएं मिल रही हैं।
ताबड़तोड़ बुद्ध की प्रतिमाएं मतलब बुद्ध से संबंधित अवशेष और बुद्ध की मूर्तियां मिल रही हैं। 12 से अधिक स्तूप उभर कर आए हैं। इतिहासकार भौचक हैं, मतलब अचंभे। शैल बौद्धों के प्रार्थना स्थल के निचले हिस्से में बड़े पैमाने पर राख का ढेर मिल रहा है। राख का ढेर। पुरातात्विकों ने अनुमान किया है कि इस बौद्ध स्थल के नष्ट होने के पूर्व यहाँ आगजनी की बड़ी घटना हुई। आगजनी के मतलब वहाँ आग लगी हुई थी या लगाई गई थी है। यह भी जांच का विषय है कि आखिर बौद्ध स्थल पर इतनी भयंकर आगजनी या आग किसने लगाई होगी या किसने की। नालंदा और उसके आसपास का इलाका कभी बौद्ध शिक्षा का हब था, मतलब केंद्र था। पहली तस्वीर नालंदा और बिहार की है, दूसरी तेढ़ाड़ा बौद्ध विहार की और तीसरी अदंतपुरी बौद्ध विहार की। ये सभी बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा और उसके आसपास के इलाके में हैं। उसके मतलब उसके आसपास के इलाके में मिलते हैं। नालंदा जिले के अरावा गांव के पास तालाब की खुदाई में प्राचीन कुआं और कुएं में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुएं के ईंटें वही हैं जो नालंदा बौद्ध विहार में लगी है। यहाँ विहार होने का अनुमान किया गया है। विहार को पाली भाषा में आराम कहते हैं। ये नोट करने वाली बात है। अरावा में आराम की छवि है, पूरब में माँ का व में परिवर्तन होता है। अरावा भी आराम हो सकता है, खुदाई की जरूरत है। सिंध साम्राज्य के अनेक नगरों में स्तूप मिले। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी में झुंड के झुंड स्तूप मिले हैं। झुंड के झुंड जिसको आप ग्रुप कह सकते हैं। जाने क्यों इतिहासकार बताते हैं कि ये स्तूप कुषाण काल के हैं। फिर इन सभी स्तूपों को कुषाण काल से संबंधित बताया जा रहा है, जबकि कुषाण काल बौद्ध स्तूपों से संबंधित है, ऐसी जानकारी मिलती है। भाई कुषाण काल तो बुद्ध की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यदि सिंध साम्राज्य के वे स्तूप कुषाण काल ने बनवाए तो वे सिर्फ स्तूप ही क्यों बनवाते। वे तो सिंधु घाटी की गली गली में हर एक चौराहे पर बुद्ध की मूर्तियां बनवाते। वे तो गंधार कला के आविष्कारक थे और बुद्ध की मूर्तियों के लिए तो कुषाण राजे इतिहास में जाने जाते हैं। और यदि सिंध साम्राज्य के वे स्तूप कुषाण काल के हैं तो कुषाणों में करीब 1500 साल पहले तो आपके अनुसार आर्य आए थे, मतलब ब्राह्मण आए थे, जिन्होंने सिंध साम्राज्य का कब्जा किया। फिर उन्होंने सिंधु घाटी के डगर डगर में मंदिर अवतारों की मूर्तियां क्यों नहीं बनवाएं। यहाँ पर आर्य का कई मतलब होता है। आर्य का मतलब मूल निवासी भी होता है, जैसे कि SC/ST OBC समाज के लोग हैं, ठीक है। और एक आर्य वो होते हैं जो बाहर से आए हैं, जैसे कि ब्राह्मण। तो ये समझने वाली बात है। आर्य का अलग अलग है। पहले की जो शब्दावली थी, जो डिफिनेशन था, अभी की जो शब्दावली डिफिनेशन है, दोनों में बहुत अंतर है। इस तरह का भी घालमेल हुआ है इतिहास में। दुर्लभ तस्वीर हड़प्पा के स्तूप का भी मिलता है। अब यह नहीं रहा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसे लोगों ने नष्ट कर दिया। संयोग से उस समय के पर्यटकों ने स्तूप की तस्वीर खींच ली थी, वरना हम इतने बड़े ऐतिहासिक तथ्य से वंचित रह जाते। बधाई ऐसे पर्यटकों को जिन्होंने स्तूप की तस्वीर खींची थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर राखीगढ़ की खुदाई में एक नहीं 7 स्तूप मिले हैं, मतलब कई स्तूपें मिली हैं। यही हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त स्तूपें सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हैं, बराबर है। स्वपन कुमार विश्वास ने बताया है कि यदि इन स्तूपों को सिंधु नगरों की कुर्सी के ऊपर बाद में बनाया गया होता तो इन स्तूपों के नीचे अन्य संरचनाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन स्तूपों के नीचे अन्य रचनाएं नहीं मिली हैं। इनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री हड़प्पा काल की हैं। इसकी ईंटें और अन्य इमारतें समान वही हैं जो अन्य खंडहरों में मिले हैं। इसका वास्तुशिल्प, निर्माण की पद्धति एवं विधि, प्रारूप और रूपरेखा सभी हड़प्पा युगीन की है। स्तूप में मिले बर्तन पर की गई चित्रकारी भी हड़प्पा सभ्यता की है। बर्तन में रखे अवशेष जो समान हैं, बौद्ध परंपरा के अनुसार
भी हड़प्पा संस्कृति की ही है, मतलब बौद्ध सभ्यता परंपरा से संबंधित चीज़ें हैं ये सब कुछ। अतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के स्तूपों को मौर्यकालीन या मौर्योत्तरकालीन बताया जाना काल्पनिक निष्कर्ष है। उज्जैन से 5 किलोमीटर दूर ग्राम उंडासा में स्थित 100 फीट ऊंचा और 350 फीट व्यास के मौजूद वैश्य टेकरी के स्तूप की व्यवस्थित खुदाई कराए सरकार, जो कि वो नहीं कराएगी। पुरातात्विकों का दावा मिल सकता है विश्व धरोहर का खजाना, पर ऐसा खुदाई भारत सरकार तो बिल्कुल नहीं कराएगी, मुझे पता है। क्योंकि अगर भारत में जगह जगह हर जगह खुदाई की गई तो अशोक सम्राट की स्तूप और बौद्ध स्तूप ही मिलेंगे। पूरा भारत बुद्धमय था, इसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के शिवलिंग पहाड़ियों की तलहटी में आदि बद्री क्षेत्र है। अनुमानकारों ने अनुमान किया कि वेदों में वर्णित सरस्वती नदी का उत्पत्ति स्थान यही आदि बद्री है। सरस्वती नदी की उत्पत्ति स्थान की खोज में खुदाई आरंभ हुई। तीनों जगहों की खुदाई हुई। ABR 1, 2, 3 तीनों जगह पर बौद्ध सभ्यता के विराट स्तूप मिले। देखिए, सरस्वती नदी के अवशेष मिलेंगे, सबूत मिलेंगे करके खुदाई कराई गई, परंतु यहाँ पर बौद्ध अवशेष मिले, विराट सबूत मिले। विशाल बौद्ध महाविहार, बौद्ध स्तूप, बुद्ध की मूर्ति, दांतों का सेट, हड्डियां। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर संजय कुमार मंजू ने बताया कि आदि बद्री मूलतः बौद्ध क्षेत्र हैं। देखिए, जो आर्कोलॉजिकल अधिकारी थे उन्होंने आर्कोलॉजिकल नज़रिए से यह बता ही दिया कि वो जगह बौद्ध क्षेत्र है। पूरा क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें अनेक छोटे बड़े बौद्ध स्तूप मौजूद हैं। जब सरस्वती नदी की खोज में स्थित बौद्ध मिलने लगा तब खुदाई बंद कर दी गई। देखिए यहाँ पर क्या काम को कितना खराब कर दिया गया है। जब बौद्ध अवशेष मिले तो काम को बंद करा दिया गया। अगर सरस्वती से संबंधित चीज़ें मिलती तो शायद ये काम चलता रहता। खुदाई बंद कर दी गई और इस बात पर विचार किए कि आदि बद्री कौन था। इसको समझना चाहिए, ये नोट करने वाली बात है कि आदि बद्री कौन था। आप भी पढ़िए कि सरस्वती नदी की उत्पत्ति स्थान की खुदाई में क्या मिला। हरसाइन स्तूप बिहार के जिला बेगूसराय के प्रखंड गढ़पुरा के हरसाइन गांव में स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में दैत्य या दैत्य का सित्ता कहा जाता है। दैत्य अर्थात राक्षस का निवास स्थान और दैत्य का चित्ता अर्थात राक्षस का बांस की बनी टोकरी जो कि औंधने पर स्तूपकार हो जाती है। भारत में एक धारा थी जिसमें गौतम बुद्ध को दैत्य, राक्षस, भूत आदि कहा जाता था। दुब्बा, भुरहा, नसेर, गुनेरी, देवकुली, नरौनी बौद्ध गया से दूर दूर तक बसे दर्जनों गांव में बिखरी पड़ी हैं। बुद्ध की मूर्तियां घर, आंगन, गली, बगीचा, खेत, खलिहान, सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध। दुब्बा गांव में बुद्ध की मूर्तियों के सिर कटे हैं, अलग किए गए हैं, और यदि हैं तो उनके सिर को विकृत कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। कई बौद्ध स्तूपों का इस्तेमाल निर्धल्य से बैठने के लिए किया जा रहा है, आराम फरमाने के लिए, बैठने के लिए। देखिए, ये गांव है कुर्कीहार, 1000 घर की बस्ती, 1000 घर की बस्ती। हर घर म्यूजियम है, हर घर में बुद्ध की मूर्ति है, स्तूप है, अन्य बौद्ध कलाकृतियां हैं।